नमस्कार। भारतीय दर्शन की दुनिया में ना कई ऐसे कमाल के विचार हैं। जी बिल्कुल। और आज हम ऐसे ही दो बहुत दिलचस्प विचारों पर बात करने वाले हैं। जी। साक्षी भाव और दृष्टा भाव। हम्म, अब सुनने में ये कभी कभी एक जैसे लगते हैं और लोग इस्तेमाल भी कर लेते हैं एक दूसरे की जगह। जी। पर क्या ये वाकई एक ही है या इनमें कुछ फर्क है? हाँ, ये सवाल बहुत उठता है। इनमें सूक्ष्म सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। तो हमारे पास जो सामग्री है वो इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स को गहराई से देखती है। आज कोशिश यही रहेगी कि हम योग और वेदांत के इन विचारों के बिल्कुल कोर तक जाएं, जी समझे कि इनके बीच का वो महीन धागा क्या है और देखें कि ये जो हजारों साल पुरानी बातें हैं वो आज भी हमारे लिए मायने रखती हैं या नहीं। बिल्कुल, बहुत प्रासंगिक है ये आज भी। कभी ऐसा होता है ना हमारे साथ कि लगता है बस जिंदगी चल रही है एक फिल्म की तरह जी और हम बस साइड में बैठकर देख रहे हैं। हाँ हाँ, कई बार। या फिर मन में इतने विचार इतनी भावनाएं उठती हैं कि लगता है बस बह ही जाएंगे उनमें। हम्म तब ये सवाल आता है कि भाई कोई तरीका है क्या कि इस शोर को, इस बहाव को हम थोड़ा दूर से देख सकें बिना इसमें पूरी तरह उलझे हुए। जी, और यहीं पर ये दोनों भाव काम आते हैं। चलिए, तो आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं साक्षी भाव और दृष्टा भाव की इस गहरी चर्चा में। तो सबसे पहले साक्षी भाव। साक्षी मतलब गवाह और भाव मतलब होने की अवस्था। तो गवाह होने की अवस्था। सही। इसका जो मूल विचार है वो ये कि हमारा जो असली मैं है, जिसे आत्मा या पुरुष कहते हैं ना दर्शन में, जी, पुरुष। वो असल में क्या है? वो है शुद्ध चेतना, बिल्कुल प्योर कॉन्शियसनेस, जो बदलती नहीं, स्थिर है, अपरिवर्तनशील। हाँ। और वो जीवन के सारे अनुभव, चाहे सुख हो, दुख हो, विचार हो, भावनाएं हो, सबको सिर्फ देखती है, उनमें शामिल हुए बिना। बिना लिप्त हुए, बिल्कुल। ये एक एहसास है कि मैं ये मन नहीं हूं जो सोच रहा है, मैं ये शरीर नहीं हूं जो बदल रहा है, मैं तो वो चेतना हूं जो इन सबको जान रही है। एकदम सही कहा। ये बिल्कुल कोर आइडिया है। और इसको समझने के लिए ना इसकी कुछ खास बातें हैं, कुछ विशेषताएं। हाँ, वो क्या है? देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी है असंगता, मतलब नॉन आइडेंटिफिकेशन। असंगता यानी जुड़ना नहीं। हाँ, अपने अनुभवों से अपनी पहचान नहीं जोड़ना। जैसे विचार आ रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, शरीर में कुछ महसूस हो रहा है या हम कुछ कर रहे हैं। साक्षी भाव में ये सब ऐसे दिखता है जैसे ये हमसे अलग कोई घटना हो रही है। अच्छा। जैसे मैं दुखी हूं नहीं, बल्कि दुख का अनुभव हो रहा है और मैं उसे जान रहा हूं। वो जो मैं है वो अनुभव से हटकर देखने वाले पर टिक जाता है। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर असल में करना ये तो मुश्किल होगा ना। हमारी तो आदत होती है फौरन जुड़ जाने की, ये मेरा विचार है, ये मेरी फीलिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, आदत यही है और इसीलिए साधना की जरूरत पड़ती है। ये दूरी बनाना ही शायद पहला कदम है। हम्म। और इसी दूरी से जुड़ी है दूसरी विशेषता, निष्क्रियता, पैसिविटी। निष्क्रियता मतलब कुछ ना करना। हाँ, एक तरह से साक्षी का स्वभाव ही है निष्क्रिय होना। वो बस देखता है। वो ये नहीं कहता कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है। कोई जजमेंट नहीं। कोई जजमेंट नहीं। वो उन्हें बदलने और रोकने की कोशिश भी नहीं करता, ना ही किसी अच्छे अनुभव को पकड़ के रखना चाहता है। वो बस तटस्थ है, न्यूट्रल। जैसे कोई लाइट। बिल्कुल, जैसे कमरे में एक दीपक जल रहा हो। वो कमरे की हर चीज पर रोशनी डालता है, पर उसे चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चीजों से अप्रभावित रहता है। वैसे ही साक्षी अनुभवों के इस नाटक को सिर्फ प्रकाशित करता है, पर खुद उस नाटक का हिस्सा नहीं बनता। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि साक्षी भाव में इंसान बिल्कुल उदासीन हो जाता है? मतलब दुनिया से कोई लेना देना नहीं? नहीं नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। निष्क्रियता का मतलब उदासीनता या संवेदनहीन हो जाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा। ये असल में एक गहरी शांति और स्थिरता की अवस्था है। सोचिए, जब हम हर बात पर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, हर चीज को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं, तो मन की कितनी एनर्जी बचती है। हाँ, ये तो है। और उससे एक स्वाभाविक शांति आती है। साक्षी प्रभावित नहीं होता, पर वो जानता सब कुछ है। ये फर्क है। फिर तीसरी बात है नित्यता, इम्यूटेबिलिटी, मतलब जो बदलता नहीं। शाश्वत, हमेशा एक जैसा। हाँ, साक्षी को हमेशा एक जैसा रहने वाला माना गया है।
हमारे जीवन के अनुभव तो बदलते रहते हैं ना। बिल्कुल, लहरों की तरह। हाँ, कभी खुशी की लहर, कभी गम की, कभी सफलता, कभी असफलता, ये सब आता जाता रहता है। लेकिन इन सब बदलते अनुभवों को जो जान रहा है, जो चेतना इन्हें देख रही है, वो साक्षी, वो समुद्र की गहराई की तरह शांत और अपरिवर्तनीय है। अच्छा। ये एहसास कि मैं वो हूं जो इन सारे बदलावों को देख रहा है, पर मैं खुद नहीं बदल रहा, यही नित्यता का बोध है। और एक चौथी विशेषता भी थी, आपने कहा था वेदांत के नजरिए से वो जरूरी है। जी, वो है साक्षी का चेतना का स्रोत होना, सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना का स्रोत मतलब? देखिए, वेदांत दर्शन में साक्षी को अक्सर ब्रह्म यानी परम सत्य या आत्मा यानी हमारे व्यक्तिगत चेतना का जो मूल है, उससे जोड़ा जाता है। हाँ, सुना है। ये मानते हैं कि यही साक्षी चेतना वो मूल प्रकाश है जिसके कारण ही ये पूरा जगत, जिसे योग में प्रकृति कहते हैं। प्रकृति मतलब हमारा मन, शरीर, दुनिया, सब कुछ। हाँ, मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर और ये बाहरी दुनिया, ये सब प्रकृति का हिस्सा है। तो ये पूरी प्रकृति हमें अनुभव में आती है, जानी जाती है, सिर्फ साक्षी के प्रकाश के कारण। ओह, तो बिना साक्षी के कोई अनुभव ही नहीं होगा? वेदांत के अनुसार नहीं। बिना उस देखने वाले प्रकाश के कुछ भी जाना नहीं जा सकता। ये तो बहुत गहरा विचार है। अच्छा, इसे थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पर लाते हैं। बिल्कुल। रोज की जिंदगी में साक्षी भाव का अभ्यास कैसा दिखेगा? मान लीजिए ऑफिस में किसी से थोड़ी बहस हो गई, तनाव हो गया, उस वक्त साक्षी भाव में रहने का क्या मतलब होगा? देखिए, उस सिचुएशन में जो साक्षी भाव का अभ्यास कर रहा है, वो कोशिश करेगा कि अपनी शारीरिक प्रतिक्रियाएं देखे, जैसे दिल तेज धड़क रहा है, हाँ, या मुट्ठी भिंज रही है। हाँ, होता है। अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं देखे, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ाहट हो रही है। हाँ, और अपने विचार भी देखे, इसने गलत किया, मैं बदला लूंगा टाइप के। हाँ, हाँ। वो इन सबको बस देखेगा, बिना फौरन उन पर एक्शन लिए। वो ये महसूस करने की कोशिश करेगा कि गुस्सा उठ रहा है, न कि मैं गुस्सा हूं। अच्छा, ये फर्क है। हाँ, ये जो देखने की क्रिया है ना, यही उस गुस्से की पकड़ को ढीला कर देती है। आसान नहीं है, बिल्कुल अभ्यास लगता है इसमें। हाँ, वो तो है। पर यही वो दूरी है, वो साइकोलॉजिकल स्पेस जिसकी हम बात कर रहे थे। ये दूरी हमें एकदम से आवेग में बहने से रोकती है और हमें थोड़ा शांत होकर समझदारी से रिएक्ट करने का मौका देती है। और शायद इसी से फिर वो दार्शनिक महत्व भी जुड़ जाता है, योग और वेदांत वाला। बिल्कुल। वेदांत तो कहता ही है कि हमारा असली स्वरूप साक्षी है, आत्मा है। दुख तभी होता है जब हम गलती से खुद को ये शरीर मन समझ बैठते हैं, जिसे जीव कहते हैं। हाँ। तो अपनी इस असली साक्षी नेचर को पहचानना, उसमें टिकना, यही मुक्ति यानी मोक्ष की तरफ ले जाता है। और इसी तरह योग दर्शन में पतंजलि कहते हैं कि पुरुष यानी शुद्ध चेतना, प्रकृति यानी पदार्थ जिसमें मन भी है, का साक्षी है। पुरुष और प्रकृति। जी, योग का लक्ष्य है कैवल्य, मतलब पुरुष का प्रकृति से पूरी तरह अलग हो जाना, अपने शुद्ध साक्षी स्वरूप में स्थित हो जाना। और इसके लिए वो आसन, प्राणायाम, ध्यान। हाँ, वो सब साधन है मन की वृत्तियों को, मतलब विचारों और भावनाओं की लहरों को शांत करने के, ताकि पुरुष अपने असली रूप में चमक सके। ठीक है, तो ये हुआ साक्षी भाव हमारा, वो अंदरूनी, स्वाभाविक, शांत, बस देखने वाला स्वरूप। लेकिन अगर ये हमारा स्वाभाविक स्वरूप है, तो हम इसे हर वक्त महसूस क्यों नहीं करते? हम तो ज्यादातर अपने विचारों, अपनी भावनाओं में ही खोए रहते हैं। एकदम सही सवाल। यहीं पर शायद दृष्टा भाव आता है। बिल्कुल, यहीं पर दृष्टा भाव की एंट्री होती है। दृष्टा यानी देखने वाला। तो दृष्टा भाव हुआ देखने वाले का रवैया, या कह लीजिए देखने का अभ्यास। देखने का अभ्यास। हाँ, ये साक्षी भाव से थोड़ा अलग है, हालांकि दोनों जुड़े हुए हैं बहुत गहरे में। पर अगर साक्षी भाव हमारी मंजिल है, हमारा असली घर, तो दृष्टा भाव उस घर तक जाने का रास्ता है, या कह लें उस घर का दरवाजा खोलने की चाबी। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। तो इसकी क्या खास बातें हैं जो इसे साक्षी से अलग करती हैं? देखिए, सबसे पहली और सबसे मुख्य बात, ये एक सक्रिय साधना है। एक्टिव कल्टीवेशन। हाँ, सक्रिय साधना मतलब हमें कुछ करना पड़ता है। हाँ, साक्षी भाव तो बस है, वो हमारा स्वभाव है, वो कहीं जाता नहीं। लेकिन दृष्टा भाव को हमें जानबूझकर, कोशिश करके डेवलप करना पड़ता है। ये एक स्किल है जिसे अभ्यास से सीखा और निखारा जाता है। ये होना नहीं है, ये करना है, देखने का, जागरूक रहने का एक्टिव प्रयास। तो ये एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज है। हाँ, कह सकते हैं। दूसरी विशेषता है वस्तुनिष्ठता और जागरूकता, ऑब्जेक्टिविटी एंड अवेयरनेस। वस्तुनिष्ठता मतलब बिना अपने रंग चढ़ाए देखना,
दृष्टा भाव में हम कोशिश करते हैं कि जो भी हो रहा है हमारे अंदर, विचार, भावनाएं, शरीर की संवेदनाएं और हमारे बाहर जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसे बस वैसे का वैसा देखें। बिना पसंद नापसंद के। हाँ, बिना अपनी पसंद नापसंद, अपनी पुरानी यादों, अपने डर के चश्मे से देखे बिना। जैसे कोई साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट को देखता है ना, बिना किसी बायस के। हाँ। बस वैसे ही अपने अनुभव को देखना। इसमें एक सौम्य सी लगातार बनी रहने वाली जागरूकता शामिल है। ये सुनने में तो आजकल जो माइंडफुलनेस की बात होती है वैसा लग रहा है। बिल्कुल, आप एकदम सही जगह पहुंची हैं। तीसरी विशेषता यही है, क्रिया में सजगता, माइंडफुलनेस इन एक्शन। अच्छा। दृष्टा भाव असल में माइंडफुलनेस के बहुत बहुत करीब है। और ये सिर्फ आंख बंद करके बैठने वाला ध्यान नहीं है, तो इसे जीवन की हर एक्टिविटी में लाने का अभ्यास है। जैसे खाना खा रहे हैं तो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि खाने के स्वाद, उसकी गंध, उसकी बनावट पर भी ध्यान दें। चल रहे हैं तो अपने कदमों पर, शरीर की मूवमेंट पर ध्यान दें। किसी से बात कर रहे हैं तो सिर्फ अपनी कहने की जल्दी ना हो, बल्कि दूसरे की बात को भी ध्यान से सुने और ये भी देखें कि मेरे अंदर क्या चल रहा है इस बातचीत के दौरान। वाह, मतलब हर काम में अवेयरनेस। जी, ये सब दृष्टा भाव का ही अभ्यास है। और इसका मकसद क्या है? सिर्फ देखना ही काफी है या इससे कुछ मिलता भी है? मिलता है, बिल्कुल मिलता है। और वही है चौथी विशेषता, ये आत्मविजय का साधन है, टूल फॉर सेल्फ मास्टरी। आत्मविजय कैसे? देखिए, जब हम लगातार अपने मन के काम करने के तरीके को, कैसे विचार आते हैं, कैसे भावनाएं उठती गिरती हैं, हमारी आदतें क्या हैं, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, जब इन सब को हम दृष्टा भाव से बिना जजमेंट के देखते हैं, हाँ, तो धीरे धीरे हमें अपने मन के पैटर्न समझ आने लगते हैं। हमें पता चलता है कि कौन सी सोच या आदत हमें परेशान करती है, दुख देती है, और कौन सी हमें शांति की तरफ ले जाती है। अच्छा, अपने मन को समझना। बिल्कुल, और इस समझ से हमें उन बेकार के पैटर्न को बदलने की ताकत मिलती है। योग की भाषा में कहें तो दृष्टा भाव चित्त शुद्धि का, यानी मन को साफ करने का एक बहुत पावरफुल टूल है। हम अपने ही मन के साक्षी बनकर उसे डिसिप्लिन करना सीखते हैं। तो अगर हम वो ऑफिस वाली बहस के उदाहरण पर वापस जाएं, हाँ, साक्षी भाव में तो हम बस देख रहे थे कि गुस्सा उठ रहा है। दृष्टा भाव में क्या अलग होगा? दृष्टा भाव में हम थोड़ा और एक्टिव ओपनिंग देखेंगे। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि गुस्सा उठ रहा है, बल्कि शायद ये भी नोटिस करेंगे, अच्छा, गुस्सा उठने से ठीक पहले मेरे मन में क्या विचार आया था, मेरे शरीर में कहाँ टेंशन फील हो रही है, क्या मेरी आवाज ऊंची हो रही है, क्या मैं दूसरे की बात काट रही हूँ, क्या मैं कोई पुरानी बात याद करके और ज्यादा गुस्सा हो रही हूँ। ओहो, मतलब काफी डिटेल में जाना। हाँ, यहाँ देखने का दायरा ज्यादा फैला हुआ है, ज्यादा एक्टिव है। हम अनुभव के अलग अलग हिस्सों को बारीकी से जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? ताकि हम उसे बेहतर समझ सकें और उससे कुछ सीख सकें। जैसे कोई जासूस अपने केस की पड़ताल करता है। बिल्कुल, एक तरह की खोजी पत्रकारिता है ये, अपने ही मन की दुनिया में। ये तो वाकई दिलचस्प है। तो साक्षी भाव हुआ हमारा असली स्वरूप, शांत, बिना जुड़ा हुआ, और दृष्टा भाव हुआ उस स्वरूप को पाने का या उसमें टिकने का एक्टिव अभ्यास, जिसमें हम होशपूर्वक अपने अनुभवों को देखते हैं। सही समझिए आप। दृष्टा भाव करते करते हम साक्षी बन जाते हैं या ये हमेशा अलग ही रहते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और यहीं पर इन दोनों की असली खूबसूरती और गहराई पता चलती है। जैसा हमने कहा ना, अक्सर इन्हें एक ही सिक्के के दो पहलू या मंजिल और रास्ते की तरह देखते हैं। हाँ, लेकिन इनके बीच का जो फर्क है उसे और साफ समझना जरूरी है। देखिए, प्रकृति के हिसाब से देखें तो साक्षी भाव हमारा अस्तित्वगत सत्य है, हमारा होना, बीइंग। हाँ, हमारा स्वभाव, हाँ, और दृष्टा भाव एक अभ्यास है, एक तरीका है, एक करना, डूइंग। ठीक है। फिर स्थिति यानी स्टेटस के हिसाब से देखें तो साक्षी भाव स्वाभाविक है, वो हमेशा से है, बस शायद अज्ञान के पर्दे से ढका हो, उसे बदला नहीं जा सकता। वो तो है। जबकि दृष्टा भाव को हम सीखते हैं, डेवलप करते हैं, ये डायनामिक है, अभ्यास से बढ़ता है, छोड़ दे तो कम भी हो सकता है। प्रैक्टिस वाली बात जी। फिर भूमिका यानी रोल, साक्षी निष्क्रिय है, पैसिव, वो सिर्फ रोशनी डालता है बिना असर डाले। दृष्टा एक्टिव है, वो ध्यान बनाए रखने का, देखने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है, एक कोशिश है। हाँ, और आखिर में लक्ष्य यानी गोल, साक्षी भाव की पूरी अनुभूति, उसमें स्थित हो जाना ही असली मंजिल है, जिसे मोक्ष या कैवल्य कहते हैं। दृष्टा भाव उस मंजिल तक पहुंचने का साधन है। उसका फौरी लक्ष्य है चित्त शुद्धि, मन को शांत और साफ करना, ताकि साक्षी का प्रकाश हमें महसूस हो सके। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि दृष्टा भाव एक पुल जैसा है जो हमें हमारे
इस मन के शोर शराबे वाली दुनिया से हमारे शांत साक्षी स्वरूप तक ले जाता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने। दृष्टाभाव यानी देखने के अभ्यास का इस्तेमाल करके आप धीरे धीरे अपने मन की परतों को हटाते हैं, अपनी गलत पहचानों को छोड़ते हैं। अच्छा। और आखिर में अपने उस असली रूप को पहचानते हैं जो हमेशा से साक्षी था, बस हमें पता नहीं था। ये एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। जैसे जैसे दृष्टाभाव का अभ्यास गहरा हो जाता है ना, तो देखने वाले यानी दृष्टा और देखी जाने वाली चीजों, विचार, भावनाएं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, साफ होती जाती है। हाँ, वो स्पेस महसूस होता है। बिल्कुल। और एक वक्त ऐसा आता है जब ये देखने का प्रयास भी सहज हो जाता है। फिर आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती देखने की, वो स्वाभाविक रूप से होने लगता है। तब व्यक्ति अपने साक्षी स्वरूप में टिकने लगता है। तो फिर शायद दृष्टाभाव की जरूरत भी नहीं रहती। हो सकता है जब आप मंजिल पर पहुंच ही गए तो रास्ते की जरूरत शायद उतनी ना रहे, आप स्वाभाविक रूप से साक्षी में स्थित हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें साक्षी बनने की कोशिश नहीं करनी है, हाँ, बल्कि हमें दृष्टाभाव का अभ्यास करना है और साक्षी भाव अपने आप प्रकट होगा। ज्यादातर दर्शन और गुरु इसी तरफ इशारा करते हैं। देखिए, साक्षी बनने की कोशिश में भी एक करने का भाव है, एक कर्तापन है, जो साक्षी के निष्क्रिय स्वभाव से मेल नहीं खाता। हाँ, ये बात तो है। असली चौधरी दृष्टोभाव के अभ्यास में है, होश के साथ, बिना जजमेंट के, लगातार अपने अनुभवों को देखना। जब मन इस अभ्यास से शांत और साफ हो जाता है, तब साक्षी जो हमेशा से मौजूद था, वो खुद ही अनुभव में आने लगता है। जैसे बादल हटते हैं तो सूरज दिखने लगता है। बिल्कुल सही। सूरज तो हमेशा वहीं था, बस बादलों ने ढक रखा था। उसे चमकाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, बस बादल हटाने होते हैं। जी। दृष्टाभाव वही बादल हटाने का काम करता है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आज हमने साक्षी भाव और दृष्टा भाव के बीच का ये बारीक लेकिन बहुत गहरा फर्क समझा। जी। साक्षी भाव हमारा वो अंदरूनी न बदलने वाला निष्क्रिय देखने वाला स्वरूप, हमारा होना, और दृष्टा भाव उसे महसूस करने का एक्टिव, होशपूर्वक किया जाने वाला अभ्यास, देखने का रवैया, हमारा करना। एकदम सही सारांश। और लगता है सबसे बड़ा फायदा जो हमें इससे मिल सकता है वो है अपने ही मन की उथल-पुथल और भावनाओं के उतार चढ़ाव से एक हेल्दी दूरी बनाना सीख लेना। बिल्कुल, ताकि हम अपनी भावनाओं और विचारों के मालिक बने, उनके गुलाम नहीं, है ना? सही कहा। और ये हमें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक बहुत ही पावरफुल नजरिया देता है। आप जरा सोचिए, अगर हमारे मन की जो गतिविधियां हैं, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे मूड्स, वो आसमान में बदलते मौसम की तरह हैं। मौसम। हाँ, कभी तेज धूप खिली है यानी खुशी, कभी घने बादल छाए हैं, उदासी, कभी आंधी तूफान आ गया, गुस्सा, डर, ये सब आते हैं और चले जाते हैं, बदलते रहते हैं। हाँ, मौसम तो बदलता ही रहता है, कोई कंट्रोल नहीं। तो उस विशाल, स्थिर, नीले आकाश की तरह होने का क्या मतलब है, जो इस सारे बदलते मौसम को अपने में समेटे हुए हैं, उसे जगह देता है, उसे देखता है, पर खुद उससे अप्रभावित रहता है। वाह! वो आकाश तो हमेशा वही रहता है, चाहे नीचे मौसम कैसा भी हो। ये एनालॉजी तो कमाल की है। तो क्या दृष्टा भाव का अभ्यास हमें ये याद दिलाता है कि हम वो मौसम नहीं बल्कि वो आकाश हैं? बिल्कुल। दृष्टा भाव हमें उस आकाश वाले पर्सपेक्टिव को अपनाने में मदद करता है। वो हमें सिखाता है कि हम अपने अनुभवों में बह जाने के बजाय उन्हें उस आकाश की स्थिरता से देख सकते हैं। बस ये याद रखना कि मैं वो चेतना हूं जो इस बदलते अनुभव को देख रही है। यही साक्षी भाव की झलक पाना है। और इस नजरिए को अगर हम जानबूझकर अपनाएं तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे रिश्तों में, हमारी चुनौतियों में कितना गहरा बदलाव आ सकता है। ये वाकई में गहराई से सोचने और अनुभव करने की बात है। निश्चित रूप से ये सिर्फ किताबी बातें या फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ये तो जीवन जीने की कला सीखने के सूत्र हैं। बिल्कुल। ये हमें खुद को बेहतर समझने और ज्यादा शांति और संतुलन के साथ जीने का रास्ता दिखा सकते हैं। आज की इस गहरी चर्चा के लिए बस इतना ही। जी। उम्मीद है साक्षी भाव और दृष्टा भाव की ये खोज सुनने वालों के अपने अंदर की यात्रा में कुछ मददगार साबित होगी।